नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। इजराइल ईरान के कन्फ्लिक्ट में ग्रेविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब शायद कुछ घंटों की ही बात है जब यूएस इजराइल के साथ ओपनली इस वॉर में कूद पड़ेगा। कल डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से G7 समिट को बीच में ही छोड़कर जल्दी निकल आए थे। रास्ते में रिपोर्टर से कहा कि बस 2 दिन की बात है, फिर सबको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद बैक टू बैक इनके 3 सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं। ट्रंप कहते हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। हमें पता है सो कॉल्ड ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छुपा है। वो हमारे लिए एक इजी टारगेट है। फिलहाल के लिए हम उसे नहीं मारना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात तो तय है कि यूएस और इजराइल का स्पाई नेटवर्क ईरान को पूरी तरह से ब्रीच कर चुका है। इनको मालूम है हर इंपॉर्टेंट लीडर की लोकेशन। ऐसे ही नहीं, इजराइल ने इनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स को और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया था। इनफैक्ट मान लेते हैं कि ईरान उस वक्त तक अटेंटिव नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया, वरना ऐसा ना होता। पर ऐसा नहीं है। इजराइल ने उस इंसिडेंट के 4-5 दिन बाद इनके सेकेंड लाइन कमांडर अली शदमनी, जो अब टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, उसको भी मार गिरा दिया। तो यहाँ पर यह समझना कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोई ब्लफ कर रहे हैं या कोई ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी नादानी होगी। ट्रंप ने आगे कहा कि नाउ वी हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ ईरानियन स्काइज। दैट मींस ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया। कहा कि ईरान के पास गुड स्काई ट्रैकर्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट हैं, पर ये सब अमेरिकन मेड सिस्टम से अच्छे नहीं है। तो ये जो भाषा और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ट्रंप का, ये सब दिखाता है कि यूएस शुरू से ही इजराइल के साथ कंप्लीटली इन्वॉल्व था। ये भले ही क्लेम करते रहे कि हम वहां नहीं थे, हम इजराइल के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं था, पर अब इस बात को कोई नहीं मानेगा। इनफैक्ट अब इस बात की पॉसिबिलिटी को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ईरान में हुई एयर स्ट्राइक्स में यूएस के फाइटर जेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए होंगे। और इनके फाइटर जेट्स को कोई बहुत दूर से आने की जरूरत नहीं है। अकेले मिडिल ईस्ट में कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया में मिलाकर ना जाने इनके कितने एयर बेसेस बने हुए हैं। अच्छा, यूएस के इन्वॉल्व होने की एक और बड़ी वजह है। देखिए, जिस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू की थी, वो अभी पूरा नहीं हुआ है और बिना यूएस की हेल्प से वो पूरा भी नहीं हो सकता। इजराइल का इनिशियल ऑब्जेक्टिव था कि उसको ईरान की न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करना था। इन्होंने ईरान पर यही सोचकर हमला किया, कोशिश भी की। नटांस न्यूक्लियर फैसिलिटी को अच्छा खासा डैमेज भी किया। नटांस न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान के सेंट्रीफ्यूज तैयार किए जाते हैं, तो यहां पर इजराइल कामयाब हुआ। पर एक और इंपॉर्टेंट फैसिलिटी फोर्डो को ये डैमेज नहीं कर पाए। फोर्डो फैसिलिटी में ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट का काम करता है। ईरान की इस फैसिलिटी को हिट करना इजराइल के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये फैसिलिटी डीप अंडरग्राउंड है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस फैसिलिटी का डेवलपमेंट 80 से 90 मीटर पहाड़ के अंदर किया है, जहां तक पहुंचने के लिए इजराइल के पास कोई ऐसा वेपन है ही नहीं। और यहां पर रोल आता है यूएस के B-2 बॉम्बर्स का, जो अपने साथ 14,000 किलो के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स यानी कि बंकर बस्टर बॉम्ब लेकर चलते हैं। दुनिया में ये एकमात्र ऐसा वेपन है जो इतनी गहराई में भी मार कर सकता है। यूएस ने ऑलरेडी 6 B-2 बॉम्बर्स 2 महीने पहले ही इंडियन ओशन में बने अपने बेस डीगो गार्शिया पर उतार रखे हैं। इधर पिछले 24 घंटे में यूएस का बड़ा मिलिट्री मूवमेंट मिडिल ईस्ट की तरफ शुरू हो चुका है। यूएस एयरफोर्स के 31 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इस समय हवा में हैं, जो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें मोस्टली KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस शामिल है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन अभी जल्द ही मिडिल ईस्ट में अपने टेन्योर पूरा करके वापस जा रहा था। इसको आधे रास्ते से फिर वापस रेड सी की तरफ रवाना कर दिया गया। इधर साउथ चाइना सी से USS निमिट्ज भी अगले 12 घंटे में अरेबियन सी पहुंच जाएगा और USS कार्ल विंसन को ज्वाइन कर लेगा। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। एक घेराबंदी की जा रही है। द मोमेंट ये सारे अपने अपनी जगह पहुंच जाएंगे, यूएस एक बड़ा वॉर ईरान पर डिक्लेयर कर देगा। और यहाँ पे अगर आपके मन में सवाल आता है कि रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, वो ईरान की हेल्प करने क्यों आगे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये बताया था कि रशिया के लिए ये एक ट्रैप हो सकता है। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है और अगर यहां भी रशिया इन्वॉल्व हुआ तो ये रशिया के लिए एक 2 फ्रंटल वॉर हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये रशियन इंटरेस्ट के लिए अच्छा होगा। इससे पहले भी हमने अभी लास्ट दिसंबर 2024 में देखा था, जब सीरिया में रशियन सपोर्टेड बशर अल असद की सरकार गिराई गई तो रशिया बीच में नहीं आया। हाँ, 2015 में सिचुएशन अलग थी। उस वक्त रशिया फ्री था, तैयार था, अंदर से भरा हुआ था, इसलिए बशर अल असद के सपोर्ट में उतर आया था। पर 10 साल बाद आज सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। इधर चाइना की बात करें तो चाइना की बैकबोन उसकी इकोनॉमी है। चाइना ओपनली यूएस के साथ तब तक वॉर में नहीं उतरेगा जब तक उसको ये श्योर ना हो जाए कि वो यूएस के साथ इस वॉर में जीत जाएगा। चाइना और यूएस ऑलरेडी रेयर अर्थ मिनरल्स की डील को फाइनलाइज करने वाले हैं, तो यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट अगर चाइना का देखा जाए तो चाइना भी इस वॉर में डायरेक्टली कूदने नहीं वाला। आपको ताइवान का केस मालूम होगा। चाइना अपने आप को लेकर इतना ही श्योर होता तो अब तक ताइवान चाइना के कब्जे में आ चुका होता। तो एट मोस्ट ये दोनों बस ईरान को वेपन सपोर्ट दे सकते हैं और वो भी बस बाहर से, पर लड़ना ईरान को ही होगा। और अगर ईरान के लड़ने की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनी का पूरा इनर सर्कल इजराइल खत्म कर चुका है। सारे टॉप मिलिट्री लीडर मारे जा चुके हैं। इस वक्त ईरान की हालत ऐसी है कि ईरानी सल्तनत के वजीर इब्राहिम रईसी खत्म, ईरान के सेनापति खत्म, बचा है ईरान का बूढ़ा राजा जो बंकर में छुपा हुआ है। न राजा के सलाहकार बचे हैं, न सेना को लीड करने वाला कोई सेनापति बचा है। इसलिए इस मोमेंट में जहां अगले 12 से 24 घंटे में बहुत कुछ होने वाला
वाला है, कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। हो सकता है यूएस की बात मानकर और अपनी कंडीशन को देखकर ईरान अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, हो सकता है ईरान लड़ता रहे, हो सकता है यूएस और चाइना भी बीच में आ जाए, हो सकता है ईरान में सिविल वॉर शुरू हो जाए और ईरान की जनता ही ईरान के सुप्रीम लीडर को हटा दे। तो होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए आने वाले 12 से 24 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं ईरान के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। ये एक डिसाइडिंग मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री होने वाला है। इसलिए होपफुली जो भी हो सबके लिए बेहतर हो, सबके लिए अच्छा हो। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।